हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पैट का। दोस्तों ये सेकंड पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, हम ये सोल्व कर रहे थे और इसका हमने फर्स्ट पार्ट 1 से लेके 29 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, टोटल वैसे 25 रखते हैं हम एक पार्ट में, 29 इसलिए किए थे। लास्ट क्वेश्चन भी डीआई का आ गया था, उसके पूरे 4 के 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने पड़े थे 25 के बाद। तो अभी इसमें करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इसका अब सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने किए हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हो यूपी पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2004 और 5 का कुल जो निर्यात है दोस्तों 500 करोड़ रुपए था। तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? देखो ये दिया है, रेशियो दिया है ये आयात और निर्यात का, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 2004 का कितना है, ये है 1.2, ये है 1.2। अब देखो, अब इसने दिया है वर्ष 2004 में आयात कितना है दोस्तों, आयात है 240। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सपोर्ट निकाल लेंगे। इंपोर्ट है 240, तो 240 बटे करोगे 1.2, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सपोर्ट की 2004 में। तो 12 दूनी 24 और एक जीरो ऊपर जाएगी, तो यह एक्सपोर्ट की वैल्यू आएगी 200 करोड़। एक्सपोर्ट हो गया दोस्तों 2004 में 200 करोड़। अब कहते हैं 2004 और 5 का जो कुल संयुक्त निर्यात था, मतलब कि एक्सपोर्ट था 500 करोड़ था। तो यहाँ से 2005 में हम निकाल लेंगे एक्सपोर्ट। 2005 का दोस्तों एक्सपोर्ट कितना होगा, 2005 का होगा, ठीक है, टोटल 500 है, 200 माइनस कर देंगे 4 का, तो ये आएगा 300 करोड़। और आपको पता है इंपोर्ट 2005 में निकालो, जो रेशियो है कितना है 1.5, मतलब कि इंपोर्ट बटे में एक्सपोर्ट कितना है 1.5 है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि इसका एक्सपोर्ट की वैल्यू पता लग गई। इंपोर्ट की वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है, इंपोर्ट की वैल्यू हम निकाल देंगे तो क्या होगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 की मल्टीप्लाई कर दोगे 300 के साथ, इसका 10 पॉइंट हटा दूंगा, 10 नीचे आएगा, 15 तो ये 45, तो ये कितना आएगा 450 करोड़। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष में कंपनी के आयात और निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? मतलब कि जो दोस्तों अनुपात जो मिनिमम कौन से में था, देखते ही पता लग जाएगा 0.3, ये सबसे नीचे है, सबसे कम है वैल्यू। ठीक है, तो ये था 2003 में जो था आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे, मतलब कि कम था अनुपात। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? अब देखो जो रेशियो दिया है ये आयात और निर्यात का दिया है दोस्तों, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया है ये। अब इसने पूछा है जो वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से, मतलब नीचे वाली वैल्यू कितने वर्षों में ज़्यादा है दोस्तों, देखो 0.6 है, एक ये इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, ठीक है, एक इसमें भी ज़्यादा है, तो कितने हो गए, 4 वर्ष हो गए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, 2003 से 4 तक, 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो दोस्तों, हम यहाँ से हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ रेशियो पता है। रेशियो से हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वृद्धि कितनी हुई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अगर परसेंट कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं पता। तो राइट आंसर होगा डाटा है जो ये है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो 2002 का निर्यात था। दोस्तों 2002 उठाओ, ये रहा, तो ये आयात बटे निर्यात का रेशियो है ये। और जो कहता है 2002 में कंपनी का आयात कितना है दोस्तों, 260 करोड़, तो 2002 में निर्यात बताना है। ठीक है, तो देखो, और ये रेशियो किसके बराबर है, 2002 में ये बराबर है 0.8 के।
2002 में 0.8 मतलब कि 8/10 के बराबर है ये वैल्यू। तो यहाँ से आप बता दोगे किसकी वैल्यू, निर्यात की वैल्यू बता दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास निर्यात की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या कहेंगे 8, इसकी वैल्यू क्या है 8, ये रेशियो है 0.8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.8, ये दोस्तों 0.8 बराबर है इसके, या सीधा आप ऐसे कर दो, ये 0.8 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 है जो डिवाइड में चला जाएगा 260, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, निर्यात की, मतलब कि एक्सपोर्ट की। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2600/10, 8, 2600/8, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे ये आएगा 25, 2 पे काटूंगा 13 आएगा, 13 गुना 25 करना है, 25 ये 75, 7 कैरी, 25 कम 25 और 7 32, 325 करोड़। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके दरबार में कितने 9 नवरत्न थे। ठीक है, क्या थे, नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऐसे ही अकबर के दरबार में भी 9 नवरत्न थे, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सबसे कम अवधि तक दोस्तों शासन किसने किया ये पूछा है, तो ये किया था खिलजी वंश ने। ठीक है, किसने किया था, खिलजी डायनेस्टी ने, 1290 तक से 1320 तक, ओनली 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 37, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया? इसका राइट आंसर होगा राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। दोस्तों हड़प्पा का एक जो बंदरगाह है इसका नाम अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन क्या है, लोथल, गुजरात। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, जैन धर्म का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है अहिंसा को, नॉन वायलेंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था, राइट आंसर होगा 1919 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये की गई थी मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 6 जजेस। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ठीक है, 1857 की दोस्तों क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों के द्वारा, मेरठ से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती हैं? ग्रीष्म काल में द वाइंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इन समर इज नाउन हैज। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दैट इज नाउन हैज लू। क्या कहलाती है दोस्तों, लू। उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं ग्रीष्म काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, पता ही होगा दोस्तों कौन सी है। ऑप्शन थर्ड 82 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था?
ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था, ऑप्शन सेकंड, क्रिप्स मिशन की विफलता में। क्वेश्चन नंबर 47, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है इसे बोलते हैं गुरु शिखर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, नई आर्थिक नीति की सामान्यता विकास के डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज आल्सो पॉपुलरली कॉल्ड डैश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, एलपीजी प्लान। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों 24 जुलाई 1991 में। ठीक है ना, और इसका एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 49, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। ठीक है, तो सरकारी कंपनी कहेंगे जब उसमें होती है 51%। ठीक है, एटलीस्ट जो 50% शेयर है दोस्तों कैपिटल के, वो किसके पास होने चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसे कहेंगे सरकारी कंपनी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थान अवस्थित है? नैमिषारण्य दोस्तों तीर्थस्थान है उत्तर प्रदेश के, राइट आंसर होगा सीतापुर में। ठीक है ना, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट। यूपी पैट के हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 16/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में। इसका इस वीडियो में हमने कवर किया सेकंड पार्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।